सभी को मेरा प्रणाम, राम राम, नमस्कार। आज के फेसबुक लाइव का विषय होगा, हम फसल बीमा करवाएं अथवा नहीं। आज की चर्चा में मैं एक तरफा कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोगों द्वारा आई बातों को ही लेंगे, क्योंकि फसल बीमा योजना से मेरा मोह भंग हो गया है। जो मेरे पुराने जानकार हैं, परिचित हैं, उनको पता है कि मैंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का काफ़ी प्रचार किया था। इसके रंग ढंग, नियम इत्यादि बहुत चीज़ें जानता था और इससे जुड़ा रहता था, परंतु बाद में धीरे धीरे किन्हीं कारणों से मेरा इससे मोह भंग हो गया और मेरे पास अब नॉलेज भी इस मामले में बहुत कम है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपकी तरफ से जो भी कमेंट आएंगे वही चर्चा का आधार बनेंगे। भाई, आज की हमारी चर्चा का विषय है कि हम फसल बीमा करवाएं अथवा नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमारे देश में काफी वर्षों से चल रही है। उसमें सरकार प्रीमियम का एक बहुत बड़ा भाग सरकार अपनी ओर से जमा करवाती है। हम जितना प्रीमियम जमा करवाते हैं, हम केवल, जैसे किसान जो है सामान्य फसलों में 2% प्रीमियम जमा करवाएगा और वाणिज्यिक फसलें जो है जैसे जीरा वगैरह, कपास, जीरा, इनमें 5% प्रीमियम जमा करवाना होता है किसान को। तो बाकी का प्रीमियम जो होता है, क्योंकि कंपनियां जो है सरकार से समझौता करती है, सौदा करती है, पैक्ट करती है, उसमें प्रीमियम बहुत ऊंचा होता है। जैसे मूंग पर लगभग नागौर जिले में 20, 25, 27, 28, 30% तक प्रीमियम होता है। अब 30% किसी फसल, किसी धन का प्रीमियम लिया जाए, बहुत बड़ा प्रीमियम हो गया ये तो। कल को 50% प्रीमियम लेने लग जाएगी कंपनियां। 50% का मतलब है आधी संभावना फसल होने की है और आधी फसल नहीं होने की है। ये 50% प्रीमियम हो गया। तो प्रीमियम की राशियां, इनके बारे में कई बार चर्चा होगी, वो भी आप फसल बीमा PMFBY अगर निकालोगे वेबसाइट, तो ये सारी चीजें वहां पर हैं। जो गैर जरूरी है वो तो सभी हैं, और जो जरूरी है उनको सब कुछ छिपा कर रखा हुआ है। जैसे कैलकुलेशन है, प्रीमियम का कैलकुलेशन, आपके जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा में प्रीमियम का कैलकुलेशन कितना प्रतिशत है और कितना प्रीमियम 1 हेक्टर में होगा, और 1 हेक्टर में कुल फसल कितनी मानी गई है और कौन कौन सी फसलें हैं, ये कुछ चीजें तो वहां पर है वेबसाइट पर, वो हम देख सकते हैं। परंतु जरूरी चीजें जिनकी मैं बात करूं, आप देखोगे जो हमारा हक है कि हमें मिले। जैसे यहाँ अशोक जी चौधरी ने काफी इस पर अखबारबाजी ज्यादा थी उनकी, मेरे हिसाब से। वो कह रहे थे कि किसान ने जो बीमा करवाया है उसकी पॉलिसी उसको मिले। बहुत अच्छी बात है। वैसे किसान जो बीमा करवाता है, किसान बीमा करवाता है, उसकी पॉलिसी किसान को वैसे ही मिलती है। तो बीमा करवाता है उसी वक्त जिस CSC से बीमा करवाता है, वो CSC वाला प्रीमियम पॉलिसी देगा आपको, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉलिसी कौन सी बीमा की नहीं मिली, वो है बैंक द्वारा करवाए गए बीमे। जहां बैंक बीमा करवाती है, क्योंकि शुरू में तो किसान द्वारा बीमा का तो प्रावधान नहीं था, बहुत कई वर्षों पहले,
परंतु पिछले काफी वर्षों से किसान स्वयं बीमा करवा सकता है। स्वयं अपना बीमा नहीं करवाने की एप्लीकेशन बैंक को दे सकता है और तय कर सकता है कि कौन सी बीमा करवाना है तो किस फसल का करवाना है, नहीं करवाना है तो बिल्कुल नहीं करवाना है। ये बातें, ये सब अधिकार किसान के पास आ गए। पहले ये नहीं थे, बैंक चाहे जैसे बीमा करती थी और सीएससी से बीमा का प्रावधान शुरू में था ही नहीं। अब सीएससी से बीमा हो रहा है तो पॉलिसी मिल रही है। ऑलरेडी ज्यादातर किसानों को पॉलिसी मिल रही है। उस पॉलिसी के लिए उन्होंने अखबार की हजारों हेडिंगें बढ़ाई है अशोक जी ने। वो इतना महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण और चीजें थी जिनके लिए अगर आंदोलन हो तो एक है प्रत्येक गांव में होने वाली फसलें, पैदा होने वाली जो उत्पादन फसलें हैं मुख्य रूप से, उनके उत्पादन, कुल उत्पादन जो है प्रति हेक्टेयर कितना होता है, इसे औसत उत्पादन कहते हैं। और इसे उत्पादन कहते हैं थ्रेश होल्ड उपज। थ्रेश होल्ड उपज हर साल की अलग अलग होती है और 7 साल की थ्रेश होल्ड उपज में से 2 कमजोर वर्षों की थ्रेश होल्ड उपज को अलग करके 5 साल की थ्रेश होल्ड उपज के औसत से बीमा क्लेम का निर्धारण किया जाता है। औसत से कितनी कम फसल है उतना उसका बीमा क्लेम मिलेगा, ये तय किया जाता है। औसत के बराबर उपज है तो बीमा क्लेम 0 होगा। औसत से 50% फसल पैदा हुई है तो बीमा क्लेम 50% होगा। यह अनुदान नहीं है। कुछ लोग मुआवजा या अनुदान मानते हैं, अनुदान नहीं है। क्लेम आपका हक है क्योंकि आपने क्लेम की राशि जमा कराई है। 2% राशि आपने जमा करवाई है, या वाणिज्यिक फसल है तो 5% राशि आपने जमा करवाई। शेष राशि जो है, जो पीछे बच जाती है कुछ राशि, वो राशि सरकार करवाती है। 50% उस राशि का आधा हिस्सा राजस्थान गवर्नमेंट, आधा हिस्सा केंद्र सरकार। राजस्थान में यह नियम है, बाकी स्टेट में भी शायद यही होगा क्योंकि और स्टेट के लोग भी सुनते हैं। राजस्थान में जो वापस क्लेम का निर्धारण होता है उसमें है कि पर्टिकुलर उस गांव में पिछले 7 वर्षों की थ्रेश होल्ड उपज क्या है, किसी एक फसल की थ्रेश होल्ड उपज क्या है, उसका औसत क्या है, उस औसत से इस साल के उत्पादन की तुलना में अगर इस साल कम हुआ है तो क्लेम मिलेगा, ज्यादा हुआ है तो इस साल की थ्रेश होल्ड उपज अंकित हो जाएगी। और ज्यादा अगर थ्रेश होल्ड उपज होती है तो आगे से जो बीमा क्लेम के लिए भी हम ज्यादा फसल होने का दावा कर सकते हैं कि हमारे गांव में वो अपनी औसत उपज बढ़ जाती है। औसत उपज बढ़ने का मतलब है बीमा मिलने में आगे कभी भविष्य में आसानी हो जाती है। वो बात मैंने कई बार गाई है यहाँ पर। कितना समझ पाते हैं मुझे पता है, मुझे लगता है कि बहुत ही कम समझ में आती है। हमें तो अब एक बात और समझ लेनी चाहिए मुख्य रूप से कि अब हमें बीमा करवाने में फायदा नहीं है। कंपनियां, सरकार आपस में मिले हुए हैं। कृषि बजट की बड़ी रकम जो किसानों के भले के लिए खर्च होनी चाहिए थी, किसानों को कोई अनुदान जैसे दिया जाता है कृषि संयंत्र खरीदने में या सिंचाई में, जहां कहीं भी दिया जाना, उसके बजाय बीमा कंपनी की जेब में जा रही है बहुत बड़ी रकम, क्योंकि प्रीमियम गवर्नमेंट जमा कराती है। कंपनी सिर्फ इस बात के लिए प्रीमियम लेती है कि इतनी फसल अगर नहीं हुई तो हम क्लेम देंगे।
प्रसारण में कुछ गड़बड़ हुई लग रही है, चलो देखते हैं। तो वो जैसे मैं देख रहा था कि हमारे गाँव यहाँ हमारे जिले में इसकी जवार नाम की फसल है, जवार की फसल जिसमें कोई खतरा नहीं दिख रहा ज्यादा, परंतु उसका प्रीमियम कंपनी ने 30% कर रखा है। 30% तो पहले ही प्रीमियम लेते हैं, फिर जाके क्लेम देते हैं। तो 30 में से 2% किसान देता है, 28% प्रीमियम जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार आधा आधा देती है कंपनी को। तो 30% कंपनी के पैसा आ गया, अगर क्लेम देना पड़े तो 30% आ गया। इसका मतलब है कि 10 गांवों में 3 गांवों में अगर क्लेम देना पड़े, सभी किसानों को 100% क्लेम देना पड़े, तो भी कंपनी घाटे में नहीं है। पूरी फसल का क्लेम देना पड़े तो अब कंपनी को क्लेम कितना देना पड़ता है? कहीं पर 10%, कहीं 5%, कहीं तो देते ही नहीं है। अधिकांश तो देना ही नहीं पड़ता, सब जगह लगभग जो थ्रेशोल्ड उपज का औसत है, एवरेज उपज है, उसके बराबर ही हर साल उपज होती रहती है। एक समतल रेखा बनती है इसकी उपज की कि हर साल इतनी ही उपज होती है। तो औसत ने तो ऊपर बढ़ पाता है और न कोई फसल कम होती है, इसलिए बीमा देना ही नहीं पड़ता। देना पड़ता है तो 10% फसल कम हुई है तो केवल 10% रकम दी जाती है, 5% कम हुई है तो 5%, 50% अगर फसल किसी गांव में कम हो गई तो 50% क्लेम देंगे। 50 में से मान लो 30% तो उसके पास प्रीमियम आ गया, घर से 20% दिया उस गांव में क्लेम सिर्फ, बाकी सारे गांवों की जो हजम कर रही है कंपनियां, पूरा का पूरा क्लेम, पूरा का पूरा प्रीमियम, वो हमारे कृषि बजट का हिस्सा है। सरकार किसानों के नाम से कृषि बजट जारी करती है और कृषि बजट सीधा कंपनियों की जेब में जा रहा है, क्योंकि न तो किसान इतना समझदार है और न ही किसान कितना ही समझदार हो तो क्यों, सरकार और कंपनियों का षड्यंत्र है इसके पीछे, वो दोनों मिले हुए लोग हैं। कंपनियां सरकार से तय करती है कि इस जिले का बजाज कंपनी ले रही है बीमा, इस जिले का वो कंपनी ले रही है, तो इस बात में वो पहले ही गवर्नमेंट के लोगों से मिले हुए होते हैं, उनको पैसे दे देते हैं। अपन यहाँ गांव वाले नाराज होते हैं पटवारी से, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, अरे इनको कुछ नहीं मिल रहा, छोटे मोटे कार्मिकों को कुछ मिल ही नहीं रहा है, ऊपर हो रही है सारी गड़बड़। यहां तक कि इनके द्वारा जो उपज कई बार बताई जाती है वो कागज भी ऊपर गायब कर दिए जाते हैं। मैंने अभी मेरी थोड़ी पहले वाली पोस्ट में एक कटिंग डाली थी, उसमें मांग थी हमारे नागौर में ही किसानों की कि खड़ी फसल में नुकसान की भरपाई बीमा के जरिए होनी चाहिए। क्या हुआ कि पिछले 2 साल से हमारे राजस्थान में खड़ी फसल का व्यक्तिगत क्लेम नहीं देने का तय कर रखा है। उससे पहले व्यक्तिगत क्लेम मिलता था, खड़ी फसल में अगर बरसात अधिक होने से खराब हो गई है तो व्यक्तिगत क्लेम मिल रहा था, बाकी तो नहीं मिल रहा था। बरसात अधिक होने के कारण खड़ी फसल अगर कमजोर पड़ गई है, खत्म हो गई है, तो उसका व्यक्तिगत बीमा एक किसान को, व्यक्तिगत मतलब हर किसान अपने खेत की फसल अतिवृष्टि की वजह से अगर खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है, कम पड़ जाती है, तो उस किसान की कंप्लेंट होती थी, शिकायत होती थी, शिकायत पर जांच होती थी और जांच के आधार पर जो जांच का प्रपत्र जाता था वहां पर, उसके आधार पर क्लेम पर्टिकुलर व्यक्तिगत रूप से किसानों को मिलता था। वो सरकार ने बंद कर दिया
उसमें भी क्या हुआ, एक साल हमें मिल गया था तो हम मैंने बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया कि यार फसल बीमा करवाओ, और व्यक्तिगत रूप से हम 72 घंटे में, नुकसान होने के 72 घंटे में हम कंप्लेंट कर सकेंगे, और हमें जो है हमारे खेत में फसल, जिस खेत में खराब हुई है उस फसल का हम दावा करेंगे कि भाई हमारे खराब हो गई, आप जांच कर लो। और एग्रीकल्चर के बीमा कंपनी के ये लोग आएंगे, जांच करेंगे और हमारे से प्रपत्र भरवा के ले जाएंगे और हमें मिल जाएगा। वो प्रचार किया। हुआ यह है कि दूसरी बार हमारे फसल खराब हुई और बरसात से खेतों में पानी भर गया तो हमने कंप्लेंट की, हमसे प्रपत्र भरवाए गए, यहाँ आए वो लोग प्रपत्र, परंतु वो प्रपत्र ऊपर जाके गायब कर दिए गए। व्यक्तिगत जो प्रपत्र थे किसानों के वो ऊपर जाकर गायब कर दिए। इसका मतलब ये लोग हमारे जो क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट है उसको भी शायद गायब कर सकते हैं, आगे जाकर के बदल सकते हैं, हमारे वाले पन्नों को फाड़ देंगे और वैसे ही दूसरा पन्ना लगा देंगे, और जो फसल, जिस प्रकार की फसल पिछले वर्षों में होती है ये उतनी ही फसल दर्ज कर लेंगे। तो न तो क्लेम मिलेगा और न हमारी औसत उपज बढ़ेगी, दोनों तरफ से नुकसान। अगर बहुत ज्यादा उत्पादन लिख दे तो औसत उपज बढ़ जाए तो आइंदा क्लेम मिलने का रास्ता साफ हो जाए। परंतु ये ऐसा कर रखा है इन्होंने कि यहाँ हमारे जो पटवारी और कृषि विभाग का कर्मचारी और ये जो भी आते हैं क्रॉप कटिंग करने के, गांव वालों के भी साइन होते हैं, वो प्रपत्र तय करता है कि इतनी फसल इस गांव में हुई है प्रति हेक्टर। परंतु वही पन्ना अगर ये गायब कर लें, उसकी जगह दूसरा भर लें ऑनलाइन, वो चढ़, क्योंकि समस्या ये है कि इस बार हमारे यहाँ क्रॉप कटिंग हुई तो गांव के लोग भी साथ थे, पर करें क्या, जो पिछली साल, जो हर साल उपज होती है वो हमें बताई नहीं जाती है। हमने आरटीआई से खूब कोशिश की कि ये आंकड़े सांख्यिकी विभाग में होते हैं, इसलिए सांख्यिकी विभाग ने से हमने जानने की कोशिश की, परंतु वो बहानेबाजी कर रहे हैं। किसी फैसले के आधार पर, पुराने किसी मामले में सूचना आयोग द्वारा दी गई दिए गए किसी आदेश या किसी उसको सलाह थी, वो सलाह के आधार पर वो लोग हमसे इनकार कर रहे हैं। जबकि अगर कोई हमारे मानने वाले हैं जिनकी आगे बात सुनी जाती है, जैसे CR चौधरी साहब राजस्थान में तो कृषि आयोग के अध्यक्ष बने हुए हैं, अगर वो इतना सा एक काम करवा दें, हमें बता दें कि प्रति वर्ष प्रत्येक गांव में कितनी थ्रेशोल्ड उपज तय की गई है, वो बात गांव के पंचायत भवन पर चस्पा होनी चाहिए, और प्रत्येक किसान को प्रति वर्ष की थ्रेशोल्ड उपज जानने का हक होना चाहिए। ये कोई कर दे, या ऑनलाइन ही दिखाई दी जानी चाहिए, वो तो ऑनलाइन ही कर देनी चाहिए कि आपके गांव में तो हर वर्ष इतनी इतनी फसल का उत्पादन होता है, बाजरे का, मूंग का, अलग अलग ऑनलाइन दिखा दो, हम तो देख लेंगे आराम से। पंचायत वालों को दे दो, पटवारी को दे दो, कहीं से तो हमें मिले वो सूचनाएं, परंतु कहीं से भी नहीं मिलती। क्रॉप कटिंग की जो रिपोर्ट है वो मिल नहीं रही है, जबकि हमारा हक है कि हम अगर बीमा करवाते हैं तो हमें बताया जाएगी कि 7 साल से आपके गांव में इस वर्ष इतनी, इस वर्ष इतनी, इस वर्ष इतनी फसल हुई है, अब औसत ये हो रहा है। अब आप बीमा करवाते हो तो इस औसत से कम होने पर आपको क्लेम मिलेगा और ज्यादा होने पर आपकी औसत उपज गांव की बढ़ जाएगी। वो हमें बताई नहीं जाती है कितनी, वो सब गुप्त रखा हुआ मामला है, किसी हालत में नहीं बता रहे। हमने खूब कोशिश कर ली, अरे शायद कोई अभी बातचीत होगी तो पता चल जाएगा, किसी के पास ऐसे आंकड़े मिल सकते हैं। सांख्यिकी विभाग के पास आंकड़े हैं, वो इनकार नहीं कर रहा है कि हमारे पास आंकड़े नहीं है। जिला कलेक्ट्रेट नागौर के ऑफिस के पास ही
सांख्यिकी विभाग का ऑफिस है, वहां हमने काफी माथापच्ची की। वो कह रहे हम दे नहीं सकते आपको, हमें मत दो, पंचायत को दे दो। और क्यों नहीं दे सकते? हमारे गांव में प्रति वर्ष प्रति फसल की कितनी कितनी उपज हुई, ये बात हमें जानने का हक नहीं है? ये कौन सा मजाक है, ये कौन सा तरीका है? परंतु नहीं मिली, तो फिर हमने कहा यार हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे इस मामले में। तो मैंने इस चीजों की मुझे बहुत सारे फोन आ रहे हैं पिछले 2-3 साल से कि सर बताओ कृषि बीमा। मैंने कहा यार वो तो बंद कर दिया मैंने बिल्कुल ही, क्योंकि मोह भंग हो गया बिल्कुल इससे। और असल में मैंने बता दिया आपको, आपके समझ में आए तो अच्छी बात है। हम तो क्लेम थोड़ा, हम तो प्रीमियम थोड़ा देते हैं, परंतु गवर्नमेंट हमारे लिए, किसानों की भलाई के लिए कंपनियों को बहुत बड़ी प्रीमियम राशियां दे रही है। वो किसानों की भलाई होने के बजाय कंपनी का मुनाफा हो रहा है। हमें सचेत हो जाना चाहिए इस मामले में। देखो, अलग अलग समय की अलग अलग बातें। कुछ लोग कहेंगे पहले तो आप ये कहते थे, कभी आप ये कहते हो, कभी आप ये कहते हो। भाई हमें जब ठीक दिखता है वैसी बात करते हैं। एक जमाना था हम सपने देखते थे कि हमारे फसल का कभी बीमा होगा। सब चीजों का बीमा होता है, मनुष्यों का होता है, पशुओं का होता है, कार का होता है, बाइक का होता है, ट्रैक्टर का होता है, हर एक व्हीकल का बीमा। यहां तक कि जो ज्वलनशील चीजें हैं, पेट्रोल से भरा हुआ टैंकर है, उसका भी बीमा होता है। जो गैस के स्टोरेज है, उनका भी बीमा होता है। गैस पाइपलाइन का भी बीमा होता है। हर चीज का बीमा लोग करते हैं, बीमा कंपनियां करती है, गवर्नमेंट करती है। तो हमारी फसल का बीमा क्यों नहीं? ये बातें हम बहुत वर्षों पहले जब हम जवान हुए थे उस समय से मांगते मांगते आखिर उम्र के आखिरी पड़ाव में जाकर के बीमा लागू हुआ तो ये हुआ कि जो लोन लेगा, एग्रीकल्चर लोन लेगा, उसी का बीमा होगा और वो बैंक करेगी बीमा। वो हुआ, चलो कुछ राह निकलते निकलते आखिर हो गया कि सीएससी भी बीमा करवा सकते हो। फिर बीमे में कई बार नुकसान हुआ, लोगों को मिलता कुछ नहीं था। हर साल कंपनी माला माल हो रही थी, किसान कंगाल हो रहे थे। तो लोगों ने कहा ये तो बीमा से हमें बहुत नुकसान हो रहा है और हमारे खाते से हमारे क्लेम हमसे काट लिया जाता है बैंक द्वारा। बैंक हर साल हमारा क्लेम काट, प्रीमियम काट लेती है और हमें मिलता कुछ नहीं। बाबा जी का ठुल्लू। तो किसानों ने ये मांग की तो सरकार ने ये नियम बना दिया कि जो किसान बीमा नहीं करवाना चाहे, फसल बीमा नहीं करवाना चाहे, वो किसान फसल बीमा की अंतिम तारीख फसल बीमा करवाने की के महीने में बैंक को एक एप्लीकेशन दे दे कि भाई मेरा बीमा मत करना, या कम से कम सप्ताह भर पहले जरूर बैंक को सूचित कर दें तो आपका बीमा नहीं करेगी बैंक को हमने पाबंद कर दिया है कि जो किसान बीमा नहीं करवाना चाहते हैं उसका आप बीमा नहीं करोगे। जो एप्लीकेशन नहीं देगा उन सब का बीमा बैंक अपने आप करेगी। तो ये अगर अपन को प्रीमियम बचाना है तो प्रति वर्ष, जैसे हमारे राजस्थान में 31 जुलाई सामान्यतः खरीफ की फसल की रहती है, तो 31 जुलाई से 10-15 दिन पहले, जुलाई के पहले पखवाड़े में बैंक को एप्लीकेशन दे दो कि हम तो बीमा नहीं करवाना चाहते, मेरी फसल का बीमा मत करना, और मैं अगर बीमा किया तो प्रीमियम की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मेरे खाते से में आप प्रीमियम, वो क्या करते हैं, प्रीमियम हमारे खाते में लेस कर देते हैं, तो हमें वो खर्च हमें देना पड़ता है प्रीमियम। तो हम पहले ही लिख के दे देंगे हमारा बीमा मत करना, तो अपने आप बैंक नहीं करेगी। सीएससी से बीमा करवाना तो वैसे ही हम खुद करवाते हैं, वो नहीं चाहे तो नहीं करवाए। दूसरा, बैंक में ये भी होता है कि हम बीमा करवाना चाहे तो हमारी फसल की घोषणा भी उनको दे दें कि मैंने मेरे खेत में ये फसल बोई है, इसलिए इसी फसल का बीमा करना है। ये नहीं होगी मैं तो कोई और बुआई करता हूं और आप कोई और फसल का बीमा कर। सामान्यतः ये करता है,
बैंक वालों को जब हम लिख भी के नहीं देते कुछ, तो बैंक एक विशेष फसल का बीमा प्रीमियम किसानों के खातों में से काट लेती है और बीमा हो जाता है। मिलता किसी को कुछ नहीं, उधर गवर्नमेंट देती है किसानों को सहयोग करने के नाम पर बीमा कंपनियों को प्रीमियम की शेष राशि आधा आधा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये होता है। दूसरा, रबी की फसल का बीमा जो है अब अगले महीने शुरू होगा। दिसंबर 31 लास्ट तारीख होती है सामान्यतः। अब कई बार 1 2 4 दिन, एक जैसे पिछली बार खरीफ की फसल का जुलाई 31 की बजाय 1 अगस्त रख दिया। इस बार इससे भी थोड़ा और आगे बढ़ा दिया। वो कभी परिस्थितिवश बढ़ाते हैं, वो अलग बात है। अपन को ध्यान यही रखना है कि खरीफ की फसल का बीमा करवाने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। रबी की फसल का बीमा करवाने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। तो इन तारीखों से पहले जो लोग बीमा नहीं करवाना चाहे, इन तारीखों नहीं, बीमा जैसे सामान्यतः बैंक जुलाई के प्रथम सप्ताह में, अंतिम सप्ताह में और दिसंबर के अंतिम सप्ताह में बैंक करवाती है। तो हमें खरीफ की फसल के लिए जुलाई के पहले दूसरे सप्ताह में भी बैंक में ही बैंक को एप्लीकेशन दे देनी चाहिए कि मैं बीमा नहीं करवाऊंगा अभी तक। और रबी में भी ऐसा ही करना चाहिए, दिसंबर के पहले दूसरे सप्ताह में। अब एक और नियम की मांग करनी चाहिए कि जो किसान बीमा नहीं करवाना चाहता, कभी नहीं करवाना चाहता है, या किसान की नहीं करवाना चाहता, वो एक बार एप्लीकेशन दे दे कि मैं कभी भी फसल बीमा नहीं करवाना चाहता, तो उसकी हर बार वो एप्लीकेशन मान ली जानी चाहिए जब तक वो वापस एप्लीकेशन नहीं दे। क्योंकि जुलाई में भी मुझे एप्लीकेशन देनी पड़ती है, मैं फसल बीमा नहीं करवाना चाहता, फिर दिसंबर में और एप्लीकेशन देनी पड़ती है। हर साल जुलाई में दो, दिसंबर में दो, याद रहे नहीं रहे कि खेती करे या इनको एप्लीकेशन देता फिरे। तो बैंक जो है बिना किसान की इच्छा के बीमा क्यों करती है? किसान के रोकने पर तो रुक जाती है, परंतु किसान ने बीमा करने का कहा ही नहीं तो क्यों करती है? ये भी एक मांग हमारी और हो जानी चाहिए। दूसरा, हम बीमा, अब बात यह है कि मेरे समझ में जो आया है, संजय गिंटाला जी पहले जुड़े हुए थे, अब शायद नहीं है या होंगे। उन्होंने कहा कि आप लोग क्या कर रहे हो, जो पैसा जो है बीमा कंपनियों के माला माल हो रही है, किसानों को कुछ मिल नहीं रहा है, गवर्नमेंट का पैसा है, उल्टा किसान का पैसा ही बीमा कंपनियां हड़प रही है। 2% जो प्रीमियम किसान देता है वो भी कोई छोटी रकम नहीं होती। जब एक बीमा कंपनी मान लो 10 लाख किसानों का बीमा करती है, तो भी 2% से बहुत सारी रकम उनसे बीमा कंपनी किसानों से भी ले लेती है। और उधर सरकार से जो कृषि बजट का बहुत बड़ी धनराशि वो कंपनी के पास चली जाती है। तो हम बीमा करवा करके हमारा नुकसान कर रहे हैं। अन्यथा सरकार द्वारा कृषि बजट पर खर्च की जाने वाली वो राशि कृषि संबंधित अन्य योजनाओं में काम आ जाएगी, किसान तक पहुंच जाएगी। बीमा कंपनियां बीच में खा रही है, किसान के पास वो पैसा पहुंच नहीं रहा है। ये मेरा सोचना था। यही बात संजय गिंटाला जी वो मुझे कह रहे थे, वो सोचते हैं। अब आप में से कितने लोग क्या सोचते हैं, कितने लोग क्या नहीं सोचते हैं, वो कमेंट में आएगा और हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, तो मैं देख रहा हूँ भाई कमेंट में। अब मैं देखो कंवरा राम जी, राम भाई जी, वीरम जी, अब देखता हूँ कमेंट में ये बातें आएगी। मैंने प्रश्न आपके सामने खड़ा कर दिया कि आप क्या समझते हैं, बीमा करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। और भी कुछ आप लोगों के पास बहुत सारी जानकारियां भी होगी, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि मैं पिछले 3-4 साल से मैंने इस बीमा कंपनी के नए रूल्स वगैरह की तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया। ये किस प्रकार खाते हैं, क्योंकि जब लगता है यार ये तो हमें खा रहे हैं, हमारे काट रहे हैं, पैर काट रहे हैं, हाथ काट रहे हैं, तो फिर मन ही नहीं करता उनकी तरफ देखने का।
इसलिए मैं उधर इधर कानों से सुनता कम हूँ। हालांकि मैं पिछले हर वर्ष जो मीटिंग है यहाँ भारतीय किसान यूनियन का मैं राजस्थान प्रदेश सचिव हूँ, इस नाते मैं मीटिंगों में जरूर जाता हूँ नागौर, और वहाँ चर्चा होती है, बोलता भी हूँ, सुनता कम हूँ, बोलता हूँ, सुनता कम हूँ तो मेरे पास नॉलेज कम आ जाता है। जब वहाँ अधिकारियों से मिलना होता है, कलेक्टर से मिलना होता है, तो मैं तो सुनता नहीं हूँ, इसलिए मैं तो चुपचाप पीछे खिसक जाता हूँ। इसलिए मुझे पता ही नहीं चलता कंपनी के लोग क्या बताते हैं कि भाई क्या क्या नए नियम है, क्या कारण है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और मुझे इस प्रकार मेरा नॉलेज नहीं बढ़ता है। मैं ये गलती कर गया यहाँ। रामपाल जी धोड़िया है, हमारे रिश्तेदारी है, और भारतीय किसान यूनियन के वो नागौर जिले के मीडिया प्रभारी है। उनको अगर पहले सूचित करता तो वो जुड़े रहते, हमें बहुत सारी चीजें बताते और फिर हम एक निर्णय पर पहुंचते। अन्यथा मैं और लाइव करूंगा, इस बार उनको जरूर सूचित करूंगा। उनके पास नॉलेज काफी है इससे संबंधित, तो वो हमसे जुड़ते तो कई बातें हमें बताते। और भी लोग जुड़े हैं तो क्या पता क्या क्या बातें मिलती है, अपन देखते हैं। मैं सिर्फ उन्हीं कमेंट पर जाऊंगा जो कृषि बीमा से रिलेटेड होंगी। हाँ भाई कंवरा राम जी, आज सूचना मिली है करीब 40 में जंगली जानवरों से नुकसान पर क्लेम मिलेगा। जंगली जानवरों से नुकसान पर क्लेम मिलेगा तो इसका मतलब व्यक्तिगत होगा ये तो। भाई एक खेत में जंगली जानवर खाया और एक खेत में नहीं खाया। एक ही किसान के दो अलग अलग खेतों में सेम ही फसल है, एक खेत में खाई और एक खेत में नहीं खाई, तो जिसमें खाई है, जिसमें नुकसान किया है उसमें मिलेगा, जिसमें नहीं किया है उसमें नहीं मिलेगा। ये ठीक है, चलो ये व्यक्तिगत क्लेम हो जाएगा। फिर एक तो जंगली जानवरों का। अब भाई जो कीटाणु जो नुकसान पहुंचाते हैं, कीट जो, उनका बीमा हर व्यक्ति को अलग अलग व्यक्तिगत में नहीं माना जा रहा है। भाई जंगली जानवरों को भगाना भी बस की बात नहीं है, तो कीटाणुओं को भगाना भी इतना कोई बस की बात है? कितना ही जहर छिड़को फिर भी वो आगे पीछे से घुस के जाते हैं, नुकसान कर जाते हैं। तो उनका भी होना चाहिए। कीटों से जो खराबा होता है, कीटों का खराबा इसमें शामिल नहीं है व्यक्तिगत में। पूरे गांव में तो अगर क्रॉप कटिंग से फसल कम होती है तो वो तो होता ही है, परंतु व्यक्तिगत में नहीं है। राम प्रसाद जी गोदारा, किसानों के बीच बैठे हुए कुछ दलाल लोग, हाँ ये राम प्रसाद जी गोदारा जिनकी बात कर रहे हैं वो छोटे दलाल हैं कुछ लोग, सही बात है। वो क्या करते हैं कि वो कंपनी के कुछ लोगों से मिल लेते हैं और वो बड़ी चालबाजी करते हैं कि इस गांव में जो फसल बोते ही नहीं है सामान्यतः, जैसे हमारे इलाके में मूंगफली नहीं बोते, वो क्या करते हैं मूंगफली का बीमा करवा लेते हैं। उसकी क्रॉप कटिंग भी वैसे तहसीली स्तर पर होती है। देखो कुछ फसलों की जो अधिक मात्रा में जिस इलाके में बोई जाती है उनकी क्रॉप कटिंग पटवार सर्किल स्तर पर होती है, कुछ की आरआई सर्किल स्तर पर, कुछ की तहसील स्तर पर होती है। क्रॉप कटिंग अलग अलग है। क्रॉप कटिंग कैसे होती है वो सारे नियम मैंने कई बार समझाए करे, पर अब तो बिल्कुल मेरा तो मोह भंग ही हो गया इन मामलों से। तो जो दलाल जो करते हैं वो क्या करते हैं, वो उस फसल का बीमा करवा देते हैं। फसल बोई नहीं, किसान फसल और बो रहा है, पर वो करवा देते हैं। और वो जो है क्रॉप कटिंग जो है तहसील स्तर पर जो होती है उसमें उसका क्रॉप कटिंग कम बता करके उस साल वो सारे ही मिले हुए होते हैं। वो कंपनी को चूना लगाते हैं, कंपनी के कर्मचारी होते हैं और कंपनी को चूना लगाते हैं। किसानों के खेतों का किसान की जानकारी के बिना ही बीमा कर देते हैं। खेत को किराए पर लेने का शपथ पत्र दे करके नकली फर्जी, और वो बीमा करवा लेते हैं। उनके खाते में अपने आप रकम आ जाती है। फिर वो देखते हैं कि इस फसल की तो थ्रेश होल्ड उपज जो एवरेज उपज है वो बहुत कम हो गई, तो फसल बदल लेते हैं, किसी और फसल का बीमा करवाना शुरू। ये उनको थ्रेश होल्ड पिछली
वो कंपनी का आदमी है, कंपनी को सब पता है कि किस गांव में प्रतिवर्ष कितनी फसल लिखी हुई है, कितनी जिनकी अधिक हुई है पिछले वर्षों में, उसका बीमा करवा के रकम बता करके और वो क्लेम लिया जाता है उस फसल का। जबकि गांव के लोगों को पता ही नहीं कि हमारे गांव में इस फसल का बीमा भी कोई उठा लेता है। न गांव के लोगों को, गांव के एक भी आदमी को पता है कि उस किसान को ही पता नहीं चलता जिसके खेतों की ली जाती है। वो कंपनी के लोग ऐसी बदमाशी करते हैं। वो कंपनी की तरफ से है, कंपनी से मिले हुए हैं, कंपनी, वो कंपनी को भी धोखा दे देते हैं थोड़ा थोड़ा। क्या देते हैं, थोड़ा थोड़ा दे पाते बेचारे, देते हैं। पर बदमाशी बदमाशी है, चाहे बेचारे क्या बदमाशी वो लोग करते हैं। अब कुछ लोग समझते हैं कि ये, जैसे मैं BKU का प्रदेश सचिव हूँ, मान लो भारतीय किसान यूनियन का, हम लोग फसल बीमा पर काफी काम करते हैं। मैं तो खुद तो बहुत कम हूँ उसमें, पर मेरे और साथी वो काफी काम करते हैं। मैं तो मीटिंगों में जाता हूँ, सिर्फ बोल देता हूँ कुछ एक बातें जो मुझे उस समय मौके पर याद आती है, और इतना ही करता हूँ। हाजिर जरूर हो जाता हूँ ज्यादातर मीटिंगों में, वार्ता वगैरह में मैं जाता नहीं हूँ, सुनता नहीं हूँ इसलिए। तो मदन जी दूधवाड़ा, मैं जी गोदरा, पवन जी मोलासर, जस्साराम जी बाकल संबाड़िया से, हाँ राम राम, नमस्कार प्रणाम सभी को। मोहन राम जी बाम्बू, हाँ साहब सबको राम राम। कंवरा राम जी, मेरे हिसाब से AIC की बजाय RGICL अच्छी थी नागौर के लिए। देखो कंपनी तो वो अपन तय नहीं करते, वो तो कंपनी, उस कंपनी ने नागौर से वो उस साल क्लेम उठा लिया था, काफी लोगों ने पर्सनल क्लेम, और कंपनी को मजा नहीं आया जितना आना चाहिए, तो कंपनी फिर उस झंझट में नहीं पड़ती। वो कंपनी ने नागौर को, रिलायंस वाली कंपनी ने नागौर को छोड़ दिया और AIC आ गई। कंपनी से फर्क नहीं पड़ेगा जी, कंपनियां तो सारी ही अब तो नियम भी चेंज हो गए हैं ना। अब तो पर्सनल का तो रहा ही नहीं है, जंगली जानवरों आज सुन रहे हैं, ये भी कोई स्टेटमेंट होगा किसी का फालतू गुमराह करने वाला। हम तो CR साहब को, अगर कोई लोग बातचीत करते हैं तो उनको थोड़ा समझाएं कि सर, प्रत्येक किसान को उसके गांव की प्रति वर्ष की थ्रेशोल्ड उपज, जिसके आधार पर बीमा क्लेम मिलता है, वो जानने का हक दिया जाए। वो हमारे गांव की थ्रेशोल्ड उपज प्रति वर्ष की पिछले 7 साल की तो कम से कम जरूरत पड़ती है, जिससे हमारा क्लेम निर्धारित होता है। वो चीज हमें पता नहीं, हमें बताई नहीं जाती, चाहे मर कब जाओ हम, वो चीज हमें बताई जाए, सीधी सी बात। ये तो कम से कम लो। और बाकी बीमा करवाने का मोह भी, मेरा तो मोह भंग हो गया। फिर सोचो, अगर कोई लड़ाई करो ढंग से, सारी चीजें पता चले तो फिर कुछ करो, नहीं तो मैं तो कहता हूँ करवाओ ही मत, बंद कर दो, ताकि हमारे नाम से, किसानों के नाम से कृषि बजट की ये बहुत बड़ी राशियां कंपनियों को नहीं मिले। राम प्रसाद जी गोदरा, दुरु जी गोदरा को बुला रहे, और हो सकता है कोई बात तुमसे मिलेगी। फसल बीमा का कैसे समाधान होगा, जयपाल जी डिटेल पूछ रहे। हाँ, वो अब आपका प्रश्न मैंने उठा लिया है कि फसल बीमा का कैसे समाधान होगा। फसल बीमा में कुछ पारदर्शिता लाई जा सकती है कि पिछले साल का हमारे गांव का, पटवार सर्किल का, या हमारी जिनका तहसील स्तर पर क्रॉप कटिंग होती है, उनका तहसील स्तर का, हमारी तहसील का कितना पिछले 7 वर्षों का कितना थ्रेशोल्ड उपज है और उसका औसत कितना बनता है, ये बात हमको पता होनी चाहिए। दूसरा, हमारी जो क्रॉप कटिंग होती है उसकी कॉपी हमें दी जानी चाहिए किसानों को। प्रत्येक किसान को नहीं दे सको, चलो कोई बात नहीं, उसी समय किसानों की मौजूदगी में उसको ऑनलाइन करवा दिया जाए, ताकि ये नहीं हो कि उसकी जगह कोई उस कागज को फाड़ के कंपनी के लोग मिल करके कोई दूसरा पन्ना लगा दे और कह दे कि ये क्रॉप कटिंग में ये फसल निर्धारित की गई, ये फसल हुई है इस गांव में। वो नहीं होना चाहिए। पहली बात तो क्रॉप कटिंग भी नहीं होती है, सब कागजों में चलता है। क्रॉप कटिंग के भी नियम है। जैसे मैं, अब देखो,
और राज्यों से भी होंगे लोग, मैं राजस्थान की बात करता हूँ। राजस्थान का रेवेन्यू बोर्ड प्रति वर्ष रैंडम नंबर जारी करता है हर गांव के लिए, हर फसल का, हर गांव की हर फसल का रैंडम नंबर जारी होता है। उस रैंडम नंबर से उस गांव के उसके खसरा के हिसाब से खसरा निकाला जाता है। उस रैंडम नंबर से वो भाग देकर के एक सूत्र है, वो खसरा नंबर निकाला जाता है। उसी खसरा में से क्रॉप कटिंग की जाती है। बाई दी वे उस खसरे में वो फसल नहीं बोई है तो जस्ट उससे अगला खसरा, या हो सकता है अगला खसरा रास्ते का हो तो उससे अगला खसरा, हो सकता है वो खसरा तालाब का हो तो उससे अगला खेत, वो खसरा तालाब का भी होता है, मंगरा का भी हो जाता है, आबादी भूमि का भी हो सकता है, खेत बाड़े दुकान कुछ का भी हो सकता है, तो उसमें अगला खसरा। जब तक वहां उस खसरे नंबर, जो रैंडम नंबर के आधार पर जो खसरा नंबर तय होता है, उस खसरे से आगे तब तक बढ़ते जाना है जब तक कि वो फसल बोई हुई नहीं मिले। ये नियम होता है। अगर अंतिम संख्या तक पहुंचता है हो तो वापस खसरा नंबर 1 से शुरू होगी ये गिनती। ये ऐसा नियम है। हालांकि उसकी वो इतनी जरूरत नहीं पड़ती। तो समाधान कैसे हो, ये कुछ एक चीजें हैं। एक तो हमें पता चले कि प्रतिवर्ष थ्रेशोल्ड उपज हमारे गांव की कितनी है, ये हमें जानकारी दी जाए। दूसरा, जो क्रॉप कटिंग तय हुई है हमारी, वो जो है हमारे सामने अपलोड हो। तीसरा, क्रॉप कटिंग में इसमें किसान की समझदारी जरूरी है। जो मैं नई बात जो अब तीसरी बार मैं कह रहा हूं, उसमें किसान बहुत बेवकूफियां करते हैं रोज। क्रॉप कटिंग में किसान जो है वो फसल कम लिखाने की कोशिश करता है। एक ही चीज जानता है कि कम से कम लिखा जाए। ये पता नहीं है कि प्रतिवर्ष कम लिखाने से उसके गांव की थ्रेशोल्ड उपज जो है, जो औसत उपज है, वो घट जाएगी और फिर बीमा कभी नहीं मिलेगा। कंपनी के लोग चाहते हैं कि उपज जो है कम भी नहीं लिखी जाए, ज्यादा भी नहीं लिखी जाए। जब ज्यादा उपज हो जाती है तो कंपनी वाले कहते हैं ये तो 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गई, तो थोड़ा कम लिखवा दो। किसान राजी हो जाता है। थोड़ा कम में किसान का नुकसान हो रहा है। कई बार जब बहुत अच्छी फसल हो रही है गांव में, तब कम लिखाने में किसान को नुकसान हो रहा है। ये बात किसानों को पता नहीं है, और कंपनी वाले तो ये सब जानते हैं। वो तो पढ़े लिखे हैं, उनको नियम वगैरह कैसे नुकसान हो रहा है, कैसे फायदा हो रहा है, उनके पास पुरानी थ्रेशोल्ड उपज भी पड़ी है। वो चाहते हैं कि प्रतिवर्ष का जो औसत चला आ रहा है उसके आसपास ही फसल दर जो प्रतिवर्ष, उससे बहुत ज्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए, उससे बहुत ज्यादा अधिक भी नहीं होनी चाहिए। ये दोनों तरफ से वो कंपनी वाले, तो कम वाले में तो कंपनी वाले हमसे डरते हैं, नहीं कम नहीं हुई आपकी, इतनी हो गई तो थोड़ी बढ़ा लेते हैं। ज्यादा हो गई तो हम चाहते हैं कि कम लिखी जाए, कंपनी वाले राजी हो जाते हैं, हाँ कम लिख दो, ठेठ औसत के नजदीक आ जाओ। हमें पता नहीं कि हम कम लिखवा करके हमारे गांव की औसत उपज गिरवा रहे हैं। हम ऐसी बात है क्या? अभिषेक जी जाजड़ा कह रहे ऐसी बात है क्या? अभिषेक जी कौन से? एक तो नेता है अभिषेक जाजड़ा, वो कह रहे हैं तो चलो, उन्होंने कुछ सुना है तो वो तो कुछ कर सकते हैं, वो तो भाजपा के ही नेता हैं। मंगा जी गोदारा, अरे राम राम जी, सभी को राम राम। केड़ा जी सियाग, संजय जी गीटाला, पापू जी चौधरी, कंपनियों को तो केवल ब्याज से ही क्लेम पूरा हो जाता है। हाँ, कंपनियों को एक और है, कंपनियों को ब्याज मिल रहा है प्रीमियम का। किसान का प्रीमियम तो उसी दिन काट लिया जाता है जिस दिन बीमा होता है। फसल उसके 2-3 महीने बाद में पूरी पकती है। 2-3 महीने का ब्याज तो किसान का पक्का ही हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट भी टाइम पर पैसा जमा करवाती थी प्रीमियम का, तो ब्याज भी कंपनी को मिल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट कई बार लेट करती है, तो किस कंपनी राजी,
कि जब तक लेट करेंगे, कहेंगे क्लेम दो, तो हम कहेंगे भाई अभी तो प्रीमियम ही नहीं है हमारा। तो सबका प्रीमियम आने के बाद भी वो तो 2-3 साल निकाल देती है और वो प्रीमियम पड़ा रहता है उनके पास, या उनको इन्वेस्ट करती है कहीं, तो बहुत सारा ब्याज भी कंपनियां कमा लेती है। बहुत अच्छी बात है, बाबूजी चौधरी सही बता रहे हैं भाई। जब फसल का प्रीमियम, बीमा का प्रीमियम हमें उसी दिन लिया जाता है, तो फसल बीमा क्लेम भी क्रॉप कटिंग के बाद उसी दिन, नहीं तो सप्ताह 10 दिन के बाद तुरंत दिया जाना चाहिए। उसमें कौन सा इंतजार हो रहा है अब, जबकि उसमें सालों निकल जाते हैं। धर्मपाल जी चौधरी फेसबुक पर नहीं, धरने पर बताओ बैठो। देखो धरने पर मैं तो खूब गया हूं। आप धर्मपाल जी कहाँ रहते हो? मैं तो नागौर तक तो धरने में खूब जाता हूं। अब बताइए आपका धरना किधर है? आप अपना एड्रेस दें, अगर मैं पहुंच पाया तो, बूढ़ा आदमी हूं, कोशिश करूंगा कि आपका जहां भी धरना हो मैं वहां आऊंगा, आपसे वादा करता हूं। फेसबुक पर तो इसलिए कि आपका दर्शन हो जाएंगे, और आपने जब ये आपका मैसेज नहीं मिलता ना, अगर फेसबुक पर नहीं बोलता, धरने पर तो मैं कभी का आ रहा हूं, परंतु आपसे रूबरू नहीं हुआ कभी। आपसे मुठभेड़ आज हुई है, पहली बार आप मिले हो। तो आप बताइए आपका धरना कहाँ पर है, उसका लिंक भेजिए गूगल मैप का, और समय भेजिए, मैं आ रहा हूँ। जबान खोल पूरा बोल सर। वह देख रहे हैं घिटाला जी करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हो। घिटाला जी को लगा है कि इंफॉर्मेशन ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आभार आपका। कंवरा राम जी, बीकेयू और अशोक जी चौधरी ने अगर किसान को जागृत नहीं करते तो हम बैंक में फसल बीमा प्रीमियम को ब्याज समझकर चुकाते थे। हाँ, किसानों को पता ही नहीं था, सही बात है। बहुत सारे किसानों को ये बात पता नहीं होती है कि जो प्रीमियम जो है वो ऋणी किसानों के संबंध में ये बात है। बाकी बहुत सारे लोग सीएससी से भी बीमा करवाते हैं ना, सीएससी से बीमा करवाते हैं, उनको तो सारी चीज पता होती है। और बैंक वाले वैसे बैंक में बताते भी है किसान को कि भाई इतना तो ब्याज हुआ है, इतनी पेनल्टी हुई है, इतना तो आपका प्रीमियम हुआ है। अब प्रीमियम को जो नहीं समझता है, अनपढ़ किसान है, या ऐसा ही इतना ही पढ़ा लिखा है, या ऐसा जनरल नॉलेज नहीं है, तो वो जरूर समझता है कि ब्याज वगैरह ऐसा ये सब इतना हो गया। उद्दा राम जी, इसका मतलब ज्वार बहुत रिस्की फसल है। हाँ, ज्वार का अभी आप देखो ना उद्दा राम जी, आपके सामने PMFBY लिखो। मेरे पास तो, मैं दूसरा फोन लेके नहीं है, नहीं तो अभी आपको दिखा देता यहाँ पे बैक में करके, या इरर इमेज करके, ये इरर क्या, मिरर इमेज, मिरर इमेज से सामने से ही बिल्कुल सीधे अक्षर दिख जाते हैं। तो हाँ, ज्वार का हमारे तो यहाँ बहुत ज्यादा है सब प्रीमियम प्रति हेक्टर का। किशन चौधरी जी वाचिंग, हाँ ठीक है। दुर्राज जी गोदरा, ये गलत जानकारी दे रहे हैं। दुर्राज जी गोदरा आ गए, वो कह रहे हैं राम प्रसाद जी गोदारा के कमेंट पर कि ये गलत जानकारी दे रहे हैं। इस प्रकार की जानकारी हनुमानगढ़ जिले में भादरा में कॉमरेड दिया करते थे किसानों को। भाई मैं तो कॉमरेड हूं नहीं, और ये गलत जानकारी है, तो मैं तो किसानों को 2006-07 के अंदर, 2006-07 के अंदर तो मैं जानता ही नहीं था कुछ। आजकल कॉमरेड किसानों को बैंकों से बचाने निकले हुए हैं। अब फसल बीमा की बात नहीं करते क्योंकि वे दुकान बंद हो चुकी है, यहाँ सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। आपकी वजह से ही ऑनलाइन होगा ये दुकानदारी, और इनका ज्ञान बंद हो जाएगा। अरे भाई ध्रुवराज जी, क्या बात है, अरे यार सही नॉलेज दो आप, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ध्रुवराज जी गोदारा कोई बहुत ही समझदार व्यक्ति लगते हैं मुझे, और ऐसे व्यक्ति सिर्फ यूं ही कहते हैं ये गलत जानकारी दे रहे हैं तो ठीक। मैं कह रहा हूँ मुझे ज्यादा जानकारियां नहीं है, मैंने नहीं कहा कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ,
मैं कह रहा हूं कि मुझे कम पता है, बहुत कम पता है, इसलिए आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा। जानकारियां मैं आपसे कलेक्ट करूंगा और आप बाकी सब लोगों को मिल जाएगी। दुर्राज जी के दूसरे कमेंट की का इंतजार कर रहा हूं ताकि सही जानकारी मैं दे सकूं दुर्राज जी के माध्यम से मेरे सुनने वाले लोगों को। उदाराम जी, FIR तो फिर तो बीमा का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ उदाराम जी, देखो मतलब तो क्या है, अब इसमें कोई सुधार हो, कुछ चीजें जैसे दुर्राज जी गोदारा ये बताएंगे, ये साहित्य कोई भक्त हैं बड़े, कि भाई हमें क्यों नहीं बताया जा रहा हमारे गांव का उपज, औसत उपज प्रतिवर्ष का। हम बीमा करवा रहे हैं, प्रीमियम जमा करवा रहे हैं, तो हमें भी ये सरकार को पता होता है, कंपनी को पता होता है, तो हम भी तो प्रीमियम दे रहे हैं, 2% सही, 5% सही, हमें क्यों नहीं बताया जा रहा है ये सब कुछ। हमारा पैसा जा रहा है ना। किशन चौधरी, 100% स्टे, 100% स्टे या क्या बता, ओब्लिक कर रखा है, स्टे बात सत्य बात है गुरुदेव। वो ये कह रहे हैं 100% सत्य बात है किशन चौधरी जी, परंतु वो गोदारा जी है ना, ध्रुवराज जी, वो कह रहे हैं गलत बात है। अब देखो, देखते हैं, आप तो, आपकी भी जानकारी मेरी तरह हो सकता है बहुत कमजोर हो। वो ध्रुवराज जी गोदारा का हमें काफी इंतजार करना चाहिए। 10-5 मिनट लेट भी कर देंगे, वो आएंगे तो हमें सही सही बातें बता देंगे। 100% सत्य बात है गुरुदेव। 30 बीघा में मूंग की खेती थी, पटवारी ने मूंग और तिल साथ लिख दिया। वो कोई बात नहीं, पटवारी ने मूंग और तिल गिरदावरी में लिख दिया, वो गिरदावरी अलग मैटर है। गिरदावरी का इसमें फसल बीमा क्लेम में ज्यादा रोल नहीं है। लिख दिया तो कोई बात नहीं, गलती कर दी है पटवारी ने, और मैंने देखा है कि इसका रोल नहीं है। अब कोई जोड़ दिया हो गिरदावरी, क्यों ऑनलाइन गिरदावरियां हो रही है, जोड़ दिया हो तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि अपन खुद गिरदावरी कर सकते हैं। आप खुद नहीं जानते हो तो अपने किसी भी जानकार को, किसी भी बच्चे को, जैसे मैं कई लोगों की कई बार गिरदावरी कर देता हूँ, खेत जाना पड़ता है कि अपन जब गिरदावरी करते हैं तो संबंधित खेत में जाकर खड़ा होना पड़ता है। तो ये गिरदावरी तो खुद कर दो, ताकि गिरदावरी से जो मुआवजा होता है, आदान अनुदान, वो गिरदावरी से तय होता है। इसलिए गिरदावरी भी सही होनी चाहिए, सही गिरदावरी की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। ये पटवारी जी पर निर्भर रहने वाली बात नहीं है। अब हमें खुद कर देनी चाहिए अपनी गिरदावरी, पटवारी जी करेक्शन नहीं कर पाएंगे उसमें कुछ भी। मोहनी जी सारण, उदाराम जी, अगर बैंक बीमा करती है वो तो KCC लोन का हुआ। हाँ हाँ, अगर आपने KCC लोन लिया है तो आप बैंक बीमा करती है, जब तक आप मना नहीं करते हो। पहले KCC लोन के बिना भी बीमा सिर्फ बैंक ही कर पाती थी, पहले ये नियम था। अब तय कर दिया कि CSC भी बीमा कर सकती है, बैंक भी कर सकती है, बिना KCC के भी बैंक बीमा कर सकती है। आपका करने की ड्यूटी है उनकी। इसके अलावा बीमा कंपनी का जो ब्लॉक स्तर पर जो बैठता है उसके पास जाके आप बीमा कर सकते हो, करवा सकते हो, कृषि विभाग के ऑफिस में जाके करो, बहुत सारे इसमें ऑप्शन है। बाबूलाल जी बेड़ा, कमरा राम जी, बैंक पर दबाव है। अब देखो राम प्रकाश जी, ये मुंडेल, राम राम आप यही जी, हाँ राम राम सर, राम प्रसाद जी, राम राम सर, रामदीन जी सियाग देख रिया है, ऊर्जा राम जी सारण, जग्गा राम जी, रामेश्वर लाल जी नानिया, सुनीता जयराज जी, उद्दा राम, बीमा बैंक करता है तो लोन KCC का हो, फसल खराबा पर KCC माफ होना चाहिए। नहीं नहीं, फसल खराबा पर आदान अनुदान मिलता है आपको। KCC आपने कितना उठाया कितना नहीं उठाया वो तो बैंक में अलग चलेगा। आप आदान अनुदान की राशि से अपने आप बैंक में उसी खाते में आती है तो बैंक सामान्यतः वो राशि काट देती है KCC में, KCC वाले में भर लेती है वो राशि। KCC माफ करना ये अलग बैंक का अलग मामला है जी। घुमाना राम जी बाना,
शिवनारायण जी 2023 का मुआवजा, अब मुआवजा तो देखो एक गांव में होता है, किसी एक गांव में। अब आप मुआवजा की बात कर रहे हो या बीमा क्लेम की बात, ये यही तो समस्या है घुमाना जी, कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं। कई बार लोग आते हैं मुआवजा नहीं मिला, मैंने कहा कौन सा, हमारे गांव में तो मुआवजा तय ही नहीं किया, आपको कैसे मिलेगा? क्योंकि जब हमारे गांव, मुआवजा अलग चीज है बिल्कुल ही। 23 का आप मुआवजा बोल रहे हो या बीमा, बीमा बोल रहे हो तो खरीफ फसल का बीमा या रबी फसल का, ये सारी क्लियर होती है तो कुछ बात होती है। कुछ गांव में 23 का जो बीमा है खरीफ फसल का, वो रोक लिया कंपनी ने। यहाँ नागौर जिले में हमारे गांव का भी रुका हुआ है, शायद वही प्रॉब्लम इनके है, और वो अभी तक किसी को नहीं मिला है। कुछ लोगों को मिलना है, वो पहले कई गांवों को ठीक मिल गया था ये क्लेम। हाँ, नागौर की बात कर रहे हैं, नहीं आया है नागौर का। आएगा, ये आश्वासन हर बार हमें मिल रहा है, आएगा आएगा, अब देखो कब आएगा। बहुत बड़ा, हाँ मैं एक बार इनका घुमाना राम जी का ये पूरा पढ़ लेता हूँ। अब देखो ये क्या लंबा था। हाँ, 2023 का मुआवजा नहीं आया, इस मुआवजा को मैं क्लेम समझ लेता हूँ, सही है। नागौर का किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। नागौर के कई गांवों को आ गया, कई गांवों का नहीं आया। हुआ है सरकार और बीमा कंपनी मिली हुई है, ऐसा लगातार होगा तो किसान बहुत ही गरीबी रेखा के नीचे जा सकता है, ये बाना साहब कह रहे हैं। बस जी, मैंने तो देखो इस साल बीमा नहीं करवाया, और लोगों का बीमा मत करवाओ। इस साल नहीं करवाया, पिछली साल जरूर थोड़ा करवाया था। वो क्या थे, हमारे बुआई असफल हो गई, और फाइनल हो गई कि हमारे गांव की बुआई असफल है, इसलिए। और उसमें पिछली साल भी मैंने सिर्फ यही कहा था कि हमारे कुछ गांवों में 8-10 गांव थे आसपास के, यहाँ बुआई नहीं हुई है, ये लोग अगर बीमा करवाते हैं तो असफल बुआई की वजह से 25% बीमा इनको मिल सकता है। ये तय हो गया उसी दिन। बुआई हो ही नहीं पाई तो अपना आप बुआई की तो वो उगा नहीं अनाज, तो 25% ऐसी स्थिति में मिलता है, इसलिए हमने बीमा करवाया था पिछले साल, अन्यथा नहीं करवाते। बाकी गांवों के लोगों को हमने मना किया था, और इस साल मैंने तो करवाया नहीं, मैं तो मना करने वालों में ही हूँ। कंवरा राम जी, किसान एकता के बिना मजा नहीं आता। आप द्वारा जागृत करने के बाद फसल बीमा प्रीमियम में कम से कम 2 गुना 3 गुना राशि प्राप्त कर रहा हूँ। तिगुनी राशि प्राप्त कर रहा हूँ, प्रीमियम का कम से कम 2 गुनी तिगुनी राशि प्राप्त कर रहा हूँ। आगे बीमा करवाना या नहीं करवाना उस समय बताए। इनको मिल रहा है कंवरा राम जी को, किसान एकता के बिना मदद। क्या है कि जैसे हमारे यहाँ आकोड़ा को बहुत ज्यादा अच्छा बीमा मिल गया था क्लेम, 23 का 2023 खरीफ का। तो वो, अब देखो कंवरा राम जी, मानते हैं हम आपकी बात, औसत उपज बताने पर देश को खतरा हो सकता है। कंवरा राम जी कह रहे हैं औसत उपज बताने पर, बात तो गजब की है यार। ये तो खैर अधिकारी कर्मचारी तो बदमाश होते ही हैं, ये तो जब तक बचा जा सके बचते हैं, कुछ भी कागज बताना नहीं चाहिए। परंतु सरकार को तय करना चाहिए कि भाई ये चीजें बताओ किसानों को, ये तो ऑनलाइन ही कर दो। क्या नुकसान हो रहा है, किस गांव में पिछली साल कितने मूंग पैदा हुए, कितने प्रति हेक्टर कितना मूंग की थ्रेशोल्ड उपज हुई, उससे पिछले साल कितनी हुई, उससे पिछले, ये तो सारे ऑनलाइन कर देना चाहिए। पर करें क्या यार, आवाज कहाँ तक पहुंच रही है? कोई ज्यादा पहुंच वाला व्यक्ति सुनता हो तो वो सीआर साहब के पास कम से कम इस बात को ले जाए, क्योंकि सीआर साहब की बोली इतनी धीमी है, अगर मुझे मिल भी जाए तो मैं उनको ये बात नहीं बता। मेरे कान इतने कमजोर हैं कि पिछले 10 साल पहले सीआर साहब से बातचीत हुई तो उसमें भी मैं कुछ नहीं सुन पाया उनकी बात को।
तो आज तो मैं क्या सुन सकूंगा उनसे। मेरे कान अगर सही हो तो मैं काफी मैं किसान आयोग तक पहले गया भी हूं एक दो बार, परंतु अब कान इतने कमजोर है कि फालतू मजाक का पात्र बन जाते हैं। इधर उधर यूं देखता है कि पागल आदमी क्यों आ गया, इसको हमने ये कहा, ये क्या कर रहा है, क्यों सुनता नहीं, करूं क्या। जो कहा है उन्होंने उसकी प्रतिक्रिया में मेरे चेहरे का रंग भी अलग चेंज नहीं होता, इसका मतलब ये बेवकूफ है। उनको पता नहीं कि बेचारा सुन ही नहीं पा रहा है। तो मैं तो देख लो अपाहिज आदमी हूं, विकलांग हूं कानों से, और कर तो ज्यादा सकता नहीं, मुंह जबान अभी चल रही है इसलिए बोल रहा हूं। रामचंद्र जी जाट बलारा, नमस्कार प्रणाम, राम राम जी। हाँ नमस्कार साहब। दुष्यंत इनानिया, राम राम। हाँ सभी को राम राम प्रणाम नमस्कार। थ्रेश होल्ड इनकम एग्री रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास होनी चाहिए। नहीं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास नहीं है उदाहरण, इनकम नहीं, थ्रेश होल्ड उपज, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास नहीं है। उनसे तो हमने कई बार पहले उनको ही सूचना आरटीआई लगाई थी, उन्होंने कहा कि ये आंकड़े हमारे पास नहीं है। ये आंकड़े प्रतिवर्ष तहसील देती है, प्रतिवर्ष की उपज तहसील का पटवारी और जो भी होते हैं वो देते हैं प्रतिवर्ष की उपज के आंकड़े इसको सांख्यिकी विभाग को, और वही कलेक्ट करता है। वो तो तहसील में जो पटवारी होता है वो तो हर पटवार सर्किल की उपज का वो पन्ना जो है वहां जमा करा देता है, उसके पास हो सकता है कॉपी हो, परंतु ये इन चीजों को कलेक्शन तहसील वाले भी नहीं करते। और कृषि विभाग के पास भी ये आंकड़े नहीं है, बिल्कुल ये तय है उनके पास नहीं है। नहीं तो उनसे तो हम कबाड़ लेते, हमारे गांव का तो कम से कम कबाड़ते ही कबाड़ते। हमने तो सबकी मांगी पर मिली कुछ नहीं, तो उनके पास नहीं है। तहसील वालों के पास भी इसलिए नहीं है कि प्रतिवर्ष पटवारी अपनी कॉपी अपने पास रखता है और एक कॉपी तहसील में जमा करता है, वो कॉपी आगे चली जाती है सांख्यिकी विभाग में। सांख्यिकी विभाग और कंपनी इनको पता होता है, इनके पास ये सूचनाएं होती है, ये हमें बताना नहीं चाह रहे हैं दोनों ही। कंपनी तो बताएगी क्यों, सांख्यिकी विभाग बिना मतलब मूर्खता के कारण नहीं बता रहा है। वो तो कह रहा है हमारे ये पहले का इस साल का ये फैसला हो चुका है, ये है, हम ये नहीं देंगे। ये वो कह रहे हैं कि 30 से पक्ष का मामला आ जाता है। अब कौन से 30 से पक्ष की बात हुई, क्या वो क्या उपज क्या कि एक खेत किसान के किसी खेत से वो उपज ली जाती है, जिस खेत की क्रॉप कटिंग होती है, तो वो है जो उजागर नहीं करना चाहते हम, गजब लोग हैं। उस गांव की थ्रेशोल्ड उपज है वो, तो आप बताओ ना किसके खेत से हुई किसके खेत से नहीं हुई, उससे कोई लेना देना नहीं हमें। गुरुजी आगे के लाइव में कृषि आदान अनुदान और एमएसपी पर खरीद के बारे में जानकारी दीजिए। अरे बाप जी मैं तो खाना हूँ, कमजोर आदमी हूँ, जानू कम हूँ। आप एमएसपी के बारे में, मैं तो एमएसपी का वो टोकन वगैरह कटवा ही नहीं पाता कभी। टोकन क्या कटवाए, टोकन काटने जाते हैं तो कहते हैं बिजी है, और 2 दिन बाद कहते हैं टोकन पूरे हो गए। अब क्या तो टोकन कटवाए, क्या एमएसपी पर बचे। मेरा तो ये है कि मैंने कृषि मंडी में ही जाना बंद कर दिया लंबे समय से। वहां क्या होता था, पहले वो तोलने के बाट माप अलग होते थे, मैंने उसके विरोध में भी किया, वो काफी वर्षों पहले की बात है। तो मैंने कहा कि भाई जो आप कृषि मंडी की दुकान में जिधर से आप अनाज खरीद रहे हो उधर तो लोग के बड़े बड़े वो बाट रखे हुए हैं, और जिधर से गुड़ चीनी वगैरह पीछे से बेच रहे हो जिस दरवाजे से, वहां पर कांटे इलेक्ट्रॉनिक लगे हुए हैं। तो यहां इलेक्ट्रॉनिक क्यों नहीं लगा रहे हो यार, इसका मतलब आप हमारे से ज्यादा अनाज ले रहे हो इन वाटों के जरिए, इन कांटों के जरिए। हमें जब चीजें देते हो तो वो अलग कांटा है, हमारे से जब चीजें ली जाती है तब अलग कांटा है। ये क्यों, ये तो वही जो हुआ पुराने जमाने में, जो बाट माप भी अलग अलग होते थे, लेऊ बाट और देऊ बाट। तो मैं तो उसका भी मैंने विरोध किया। तो वो तो आजकल जो है शायद सभी कृषि मंडियों में इलेक्ट्रॉनिक कांटे आ गए हैं, और एमएसपी वगैरह। मैं तो न तो खेत जो मैं तो क्या कि इतने साल तो नौकरी कर रहा था, अब भी बेरा आदमी हूँ, कहाँ फिरूं यार।
आप लोगों से ये बातचीत कर लेता हूँ ज़्यादा। आदान अनुदान तो क्या है कि जब किसान विशेष गिरदावरी के आदेश सरकार करती है किसी विशेष मौसम की परिस्थिति के मद्देनजर, जैसे ओले गिर गई, अंधड़ आ गया, या ऐसी परिस्थिति जो सामान्यतः असामान्य स्थिति हुई कोई मौसम की, ऐसी स्थिति, उस स्थिति में सरकार आदेश करती है कि अमुक तहसील में विशेष गिरदावरी करवाई जाए। विशेष गिरदावरी में अगर ये रिपोर्ट निकल के आती है कि फसल का इतना नुकसान हो गया, तब सरकार उसका आदान अनुदान देती है। ये सरकार की तरफ से सीधा किसान को दिया जाता है, इसमें कोई कंपनी नहीं होती है। BL शेषमा जी, राम राम जी, गुरुदेव जी। बंसीलाल सोनी लूदर, OBC अधिकतम राजनीति धर्म के खेल की शिकार है। राजनीति धर्म हिंदू लाइसेंस लिए घूमते OBC, जबकि OBC के बड़े पद डकार गई है भाजपा। बंसीलाल जी सोनी काफ़ी जागरूक आदमी है, इनके पास काफ़ी नॉलेज रहता है, तो जो भी ये बातें हमें बता रहे हैं इन पर हमें गौर करना चाहिए। दुर्गा राम जी बसवाना, हाँ राम राम सर, सब ने राम राम। भंवरलाल जी कसमा, राम स्वरूप जी चौधरी, आप किसान को ऐसे ही जागृत करते रहे। अब एक तो वो गोदारा जी है, दुरुराज जी गोदारा, अब मैंने उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया। वो कह रहे हैं कि आप जो गलत बोल रहे हो, गलत जानकारी दे रहे हो, आप तो कॉमरेड हो। ये जो ऐसे हिंदूवादी लोग कहते हैं ना, आप तो कॉमरेड हो, हर बात में आप तो कॉमरेड, वो कॉमरेड कॉमरेड कह करके कहीं भाग गए, या तो वो कोई गोबर गणेश ही है, गोबर गोमूत्र खाने पीने वाले, जो बुद्धि वगैरह है नहीं, एक ही बात सीखी है, आप तो कॉमरेड हो, आप तो कांग्रेसी हो, आप तो वो हो, आप तो वो। या फिर वो आएंगे तो हम देखेंगे उनको कहाँ है वो। दुरुराज जी गोदारा का इंतजार करने का मैंने कहा था, और हमने काफी आधा घंटा हो गया, पर वो आए नहीं अभी तक। ओबाली दुबे जी गुड, सहदेव जी जाजड़ा कह रहे राइट है बात सर। लालचंद जी कह रहे दुरुराज को ज्यादा जानकारी है, ये देवता है, ये किसान को प्राणी ही नहीं समझते। ओ ठीक, किसानों को तो ये मनुष्य भी नहीं समझते, इसका मतलब प्राणी, मनुष्य तो दूर, प्राणी भी नहीं समझते। हाँ, फिर ये किसानों को आंदोलन जीवी समझते हैं, मोदी जी के कोई अंधभक्त लग रहे हैं। दुर्राज गोदारा नहीं आएंगे, यहाँ पर नहीं आएंगे, ऐसी बातें सुन सकते हैं क्या ये कोई? प्रकाश जी जाकर कलेक्टर साहब का आदेश पटवारी नहीं मानते हैं, पटवारी को पैसा टको, आगे तमाशा देखो गुरु। अब नहीं, इसमें पटवारी जी का ज्यादा ही नहीं, हम क्या कई बार हमें पता ही नहीं चलता है हमारा नुकसान कर कौन रहा है। मुझे कोई ज्यादा हमदर्दी, मैं नहीं कह रहा हूँ पटवारी जी बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जब काम पढ़ते हैं तब पता चलता है कि पटवारी कितनी बड़ी ताकत होती है, परंतु कृषि बीमा वाले में पटवारी जी का कोई ज्यादा रोल नहीं है। सिर्फ एक क्रॉप कटिंग वो करते हैं, कई बार ये हड़ताल करते हैं तो क्रॉप कटिंग में भी ग्राम सेवकों की, कृषि सुपरवाइजरों की, इनकी ड्यूटियां लगा देते हैं, या कम पड़ते हैं तो लगा देते हैं। तो ये वो बात नहीं है, क्योंकि क्रॉप कटिंग तो उसी समय की जाती है जब क्रॉप काटी जाती है, तो थोड़े से समय में करनी पड़ती है, क्योंकि किस खेत की फसल तय की गई, उस खेत की फसल किस दिन काटी जाएगी, उसी दिन क्रॉप कटिंग होगी। उदाराम जी, एवरेज उपज का हवाला पॉलिसी में होना चाहिए। अरे पॉलिसी में तो दूर, वो कहीं पर भी नहीं है। मक्काराम जी जाट, बैंक में ने मेरे बीमा राशि काट लिया जबकि कंपनी को भुगतान नहीं किया। वो तो उसके लिए तो बैंक से बात करो। हाँ, बीमा का प्रीमियम काट लिया आपका और कंपनी को भुगतान नहीं किया, तो ये तो दोहरा धोखा हो गया। अब बैंक ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम हमको दे देगी वापस, परंतु अगर हम चाहते हमें कुछ बीमा मिलता तो, और अगर बीमा किसी को मिला ही नहीं तब तो ये फायदा हो गया प्रीमियम। पर बैंक को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप इसके
खिलाफ बैंक में उपभोक्ता संरक्षण में कहीं भी जा सकते हो बैंक के खिलाफ। धर्माराम जी राम करें। सतीश जी कांटीवाड़। मग्गा राम जी जाट। मैंने बैंक से संपर्क किया तो बोले आपकी राशि वापस खाते में कर देंगे, जबकि अब तक नहीं किया है। हाँ, वो राशि तो कर देंगे आपकी, परंतु आपके साथ धोखा हुआ वो तो करनी पड़ेगी रिफंड, वो तो करनी पड़ेगी। अगर उधर कंपनी के पास नहीं गई तो वो राशि कहाँ घूम रही है भाई। ओ वाली दुबे जी। मगर राम जी अब रबी की फसल का बीमा कैसे करवाएं सर? ये अब दिसंबर में शुरू होने वाला है। आपको करवाना है तो मैं तो यही इस उद्देश्य से हूँ कि नहीं करवाएं तो अच्छा रहे। खैर सारी बातें चर्चा से पता चलती है, करवाना चाहेंगे वो करवाएंगे। एस कुमार जी मानो इस बार फसल बीमा किया कंपनी ने सिर्फ मूंगफली का, क्योंकि ये फसल खरीफ की श्रेणी में है लेकिन यहाँ तो कोई मूंगफली नहीं बोता, जबकि सेटिंग ये किया है। अब देखो हो सकता है, मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं अब जानकारी कम रख रहा हूँ, इसीलिए तो मैं बिना कम ज्यादा जानकारी के आना ही नहीं चाहता था। पर कुछ मित्रों ने कहा कि आप बोलते ही नहीं, इसलिए मैंने ये विषय आज लिया है वापस। श्याम सुंदर तेज का बीमा मुझे मिला। हाँ मिला है श्याम सुंदर जी, काफी गाँवों में मिला है। कुछ काफी गाँवों को छोड़ भी दिया गया है। JN जाट साहब बीमा एजेंट आधे से ज्यादा फसल बीमा क्लेम का अपनी जेब में डाल देते हैं। अब JN जाट साहब ये पता ही नहीं है आपको, कोई बीमा एजेंट बीमे नहीं करता है। फसल बीमा जो है CSC पर करवाया जाता है और ऑनलाइन उसी समय रकम जाती है आपकी और आपको पॉलिसी मिलती है हाथों हाथ। ये जेब में जाने वाली बात तो पच नहीं रही है हमारे। या फिर बैंक करवाती है तो बैंक अपने आप आगे जमा करवाती है। बीमा एजेंट को कमीशन देंगे तभी क्लेम आता है। अजीब बीमा एजेंट नहीं है फसल बीमा में, ये लाइफ इंश्योरेंस में बीमा एजेंट है, विशेषकर लाइफ इंश्योरेंस में भी है। पशुओं के बीमा वगैरह में भी ज्यादा एजेंट वाली नहीं है। व्हीकल का जो बीमा हम करते हैं, वाहनों का बीमा, उसमें भी होंगे कुछ एजेंट। वाहनों का बीमा आप अपना कर सकते हैं। मैं तो क्या कई वर्षों से मेरे नाम 3 वाहन है, उनका बीमा मैं अपने आप जो टाइम आता है एक का बीमा अब दिसंबर में करना है, याद रखता हूँ। इनमें 2 का तो मैं करता हूँ। एक गाड़ी जो कार है वो बच्चे ने अपनी जिम्मेवारी में ले ली, तो वो जाने उसका काम जाने, वही चलाता है ज्यादा, उसका बीमा वो करवाता है। तो वो सब हम तो कंपनी से करवाते हैं। एजेंट वेजेंट किसी के पास जाते ही नहीं कभी, कंपनी में ही नहीं जाते। हम तो ऑनलाइन फोन में देख लेते हैं कि कौन कितना प्रीमियम काट रहा है। बहुत सारी कंपनियां आ रही है कंपटीशन में वाहन बीमा में। जो नहीं जानते हैं उनको, जो जानते हैं उनको पता है। आप जैसे ही फोन पे से या पेटीएम से बीमा का ऑप्शन निकालोगे, व्हीकल इंश्योरेंस वाहन बीमा का, तो आपके सामने बहुत सारी कंपनी आएगी। जैसे ही आप अपने वाहन के नंबर भरते ही वो बता देगी हम इतना प्रीमियम काटेंगे, हम इतना प्रीमियम लेंगे, हमें तो कम से कम जिसका प्रीमियम होता है मैं तो उसके क्लिक करके और वो राशि ट्रांसफर कर देता हूँ खाते से हाथों हाथ। और प्रतिवर्ष मेरा तो बीमा, मेरे पास कोई कागज नहीं है, PDF चाहो तो ले लो, अन्यथा वो तो अपने आप मुझे पता है, मैंने फोन से कर देता हूँ। PDF भी इकट्ठी नहीं करता ज्यादा। बीमा तो हुआ है वो तो रहेगा ही। बीमा एजेंट को कमीशन, ये उदाराम जी ये आंकड़े कमोडिटी एक्सचेंज को तो देते हैं। अब मुझे पता नहीं कमोडिटी एक्सचेंज कौन होगा इसमें। मैंने बता दिया आपको कि बीमा कंपनी को देते हैं और इनके पास होते हैं, सांख्यिकी विभाग के पास होने को तो पटवारी भी हर साल देता है, पर वो तो संकलित नहीं करते ना वो लोग। तहसील स्तर पर इसका संकलन का कोई काम नहीं होता है, इसलिए पटवारियों को भी पता नहीं रहता है। पिछले साल पटवारी ने दे दी कॉपी चली गई वहां आंकड़ा। यहाँ संकलित कोई रिकॉर्ड नहीं है इनके पास। कॉपी आगे जाती है, उसकी ऑफिस कॉपी विभाग में रहती है। हाँ उदाराम जी रहती है ऑफिस कॉपियां। हम कौन सी सारी ऑफिस कॉपियां मांगो,
प्रतिवर्ष की ऑफिस कॉपियां खोजने की, और ये वो होता नहीं, बीमा आसान नहीं है। अब मैं मान लो मेरे गांव की मूंग की फसल का, तो मूंग की 7 साल की फसल का क्रॉप कटिंग जो पटवारी वगैरह ने की है, उसकी ऑफिस कॉपी तहसील में 7 साल की अलग अलग वो किस तारीख में की, वो वो वहां से मिल नहीं रही है। उसकी भी मांग की हमने कि अपने गांव की, कम से कम अपने एक गांव की एक फसल की मांगे, वो भी नहीं मिल रही है। हाँ, नेटवर्क इशू आ गया, कमरा राम जी कह रहे हैं। हाँ, मुझे ही लगा पीछे, वो अब तो बहुत ज्यादा आ गया। अब तो वो सुनीता जी, उदाराम जी, गोदारा जी कृषि वैज्ञानिक है, खजूर खेजड़ी स्पेशलिस्ट है। अरे वो तो है, परंतु यही क्यों कर रहे हैं। हाजीराम जाट, तुम जन्म लेना, जन्म जना तेरी माँ कूद का खाया है। अब क्या पता है, नाराज हो गई बहुत ज्यादा। सुनील जी लवाई, रामेश्वर लाल जी नानी, आपकी बात लगभग सही है सर। हाँ, लगभग है तो ठीक ही है, कुछ काम आएगी। कम से कम गलत कमेंट तो मत करो। प्रेम पाड़ीबाजी रजलानी से कह रहे हैं। अब देखो, जो इनको ठीक लगता है ठीक कर रहे हैं। चलो साहब, थैंक यू। नेटवर्क इशू आ रहा है और आवाज ठीक ठीक नहीं जा रही है शायद, इसी वजह से मुझे यहाँ स्लो कनेक्शन का लिखा हुआ बार बार मेरे सामने आ रहा है। जैसे कमेंट भी आ गया मित्र का, उन्होंने कहा कि नेटवर्क इशू आ रहा है, कमरा राम जी कह रहे हैं। इसका मतलब कोई गड़बड़ है। स्लो कनेक्शन बार बार लिखा आ रहा है, स्लो कनेक्शन, स्लो कनेक्शन। ठीक है, थैंक यू। आपको ठीक लगी हो बात तो इसे शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि प्रसारण बढ़े। प्रेम सुख जी बेनीवाल, हाँ राम राम साहब। सभी को राम राम, प्रणाम, नमस्कार। बस, थैंक यू।